दिग्विजय सिंह जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष जयराम जी है क्या? चलो अब एक दूसरी पेंटिंग और है जो दीपेंद्र हुड्डा जी व हमारी बहन गीता बुक्कल जी जिन्होंने ये पेंटिंग कराने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वो सोनिया जी और राहुल जी की यात्रा के दौरान की हुई एक ऐसी पेंटिंग है जो बहुत कम लोग ऐसी पेंटिंग कर पाते हैं। वो पेश करेंगे उनको। बोल दो। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आदरणीय अखिल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे राष्ट्र के नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोयल जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय जी और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी जी और हमारे कर्नाटक से आए वहाँ के पीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी, रणदीप सुरजेवाला जी, बहन शैलजा जी, दीपेंद्र जी व इस कार्यक्रम के संयोजक राव दान सिंह जी, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, मेरी माता और बहनों, ये आज राहुल जी का और खड़गे जी का पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। 3000 किलोमीटर चल के राहुल जी आज इस ऐतिहासिक भूमि पर पहुंचे हैं। ये पानीपत एक ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक जगह है। महाभारत में पांडवों ने इसको बताया था। पानीपत, सोनीपत, दिलपत, बागपत और इंद्रपत, 5 पतों में से ये पानीपत एक पत है। और ये आपस के जो भाईचारे वाले समुदाय, चिश्ती समुदाय की जन्मभूमि, कर्म भूमि है कलंदर जी की। और यहाँ पर उर्दू के बहुत बड़े कवि हाली साहब की यहाँ जन्मस्थली है। और यहाँ जैसा आपको पता है हरियाणा में तो जय जवान जय किसान जय पहलवान, पहलवान का मतलब खिलाड़ी हैं। देश में एक गोल्ड मेडल लेने वाला नीरज चोपड़ा भी यहाँ का है। चोपड़ा हमारा है। और राहुल जी, ये जगह आपके परिवार से बहुत संबंध रखती। यहाँ पर अक्टूबर 2008 में सोनिया जी आई थी और यहाँ से ऐलान किया गया था कि सबको, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को मुफ्त 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार में 3,82,000 दिए गए। आज इस सरकार ने बंद कर दिए। 30 मार्च 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेता दिवंगत श्री राजीव गांधी जी आए और उन्होंने जो ऑयल रिफाइनरी है उसका नींव का पत्थर यहाँ रखा। और 1978 में हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ आई और जब 78 कांग्रेस बाहर हो गई थी तो यहाँ पानीपत के लोगों ने उनको नोटों में तोला था। यहाँ पानीपत में राजीव जी और 48 में महात्मा गांधी जी यहाँ आए। मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये पानीपत जो है, पानीपत में 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1600 में यहाँ युद्ध हुआ, 1761 में तीसरा। यहाँ जो युद्ध हुए, निर्णायक युद्ध हुए, ये फैसला ये नहीं किया उन्होंने कि कौन किसका पानीपत होगा, लेकिन इस भूमि में फैसला ये हुआ कि दिल्ली किसकी होगी। तो आज ये इतना जनसमूह जो खड़ा है और बहुत सारी हमारे ट्रैफिक रोक दिए गए हैं, ये आज खुद बता रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली किसकी होगी। दिल्ली किसकी होगी? कांग्रेस की होगी आपकी दिल्ली।
राहुल जी, आप इतनी दूर से चल के आए हैं, ये कोई आम यात्रा नहीं रह गई है, ये तो जन आंदोलन हो गया है, जन आंदोलन बन गया है और देशभक्ति का आंदोलन बन गया है। मैं आज आपके आने पर स्वागत भी करता हूं और ये आज जो हरियाणा की जनता खड़ी है इसकी तरफ से आश्वासन दिलाता हूं, जहां आप जाएंगे ये आपके साथ जाएंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा पीसीसी अध्यक्ष श्री उदय भान जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें और राहुल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक, जननायक, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके नेता परम श्रद्धेय श्री राहुल गांधी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी बहन शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, शक्ति सिंह जी, हमारे दिग्विजय सिंह जी और अन्य मंच पर सभी नेतागण, मैं आज की इस विशाल रैली में इस लाखों लाखों आदमी का जो जन समुद्र जो आपको देखने के लिए सुनने के लिए उमड़ा हुआ है, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय राहुल गांधी से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आज पूरे देश की जनता आपके नेतृत्व की तरफ देख रहा है। जिस तरह से मोदी जी को बेनकाब करने का काम किया है हर मोर्चे पर, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो जीएसटी थी, चाहे चाइना का मामला था, चाहे वो और जो दूसरे जिस तरह से हमारे जो पब्लिक सेक्टर के दायरे जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे उनको एक एक करके बेचने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिकाऊ हैं। आज हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बी बेची जा रही हैं, रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रेन बेची जा रही हैं, आज बैंक और इंश्योरेंस कंपनी सभी का सौदा हो रहा है। आज उनको लिए आवाज उठाने का काम राहुल जी ने किया है और जो भी संवैधानिक संस्थाओं का जो अवमूल्यन हो रहा है उनके लिए आपने आवाज उठाई है, उसके लिए सारा देश आपका बहुत आभारी है। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला समय राहुल गांधी का है। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब मैं दो नारों के साथ में निवेदन करूंगा आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कि वो आएंगे और आपको संबोधित करें। उससे पहले कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। आदरणीय खड़गे साहब, इस भारत जोड़ो यात्रा में पधारे हुए सभी नेतागण और हमारे नेता और इस देश के चाहता और कांग्रेस पार्टी को जो नई दिशा और एक नया जोश सब में जो लाए हैं श्री राहुल गांधी जी,
मंच पर बैठे हुए केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोयल जी, उदयभान सिंह अध्यक्ष जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दिग्विजय सिंह जी, शैलजा जी, रणदीप सिंह जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, DK शिव कुमार जी, किरण चौधरी जी और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए मेरे पूरे साथियों और यहाँ जमा हुए भाइयों बहनों, युवा मित्रों, मेरे किसान भाइयों, आज की ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, पानीपत में इतनी विशाल सभा हो रही है। ऐसी बड़ी सभा जो आयोजन किए हैं, उस तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं अपना धन्यवाद देता हूं। और ये पानीपत, हमने इतिहास में पढ़ा है कि पानीपत में हमेशा युद्ध होते रहे और यहाँ से हमेशा होते रही। और ये भूमि का गुण है कि लड़ाई करना और जीतना। वैसा ही आज भारत जोड़ो की जो लड़ाई है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो पादयात्रा अब तक 3000 किलोमीटर तक पूरा किए हैं और आगे अभी 300-400 किलोमीटर बाकी है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और जम्मू और कश्मीर में जाकर वहां पर तिरंगा झंडा फैलाएंगे। और ये उनका ये साहस और उनका ये धैर्य देखकर सबको अचंभा हुआ है। भाई, हम तो राहुल गांधी जी को दिल्ली में देखते थे, AC के कमरे में देखते थे, गाड़ी में देखते थे, लेकिन ये राहुल अलग निकले, जो कन्याकुमारी से लेकर पानीपत तक अपना जो पादयात्रा पूरे किए हैं। ये इससे देखिए, वो ठंडी में, पहले बारिश में, धूप में, हर तरह के सीजन में उन्होंने चलते रहा और उनके पीछे जो हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं वो भी चलते रहे। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूं और ये जो उन्होंने हमारे युवकों में धैर्य, साहस दिलाया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? कि जनता को जो पीड़ा हो गई है और जनता का जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए, जैसा कि आज महंगाई बढ़ी है, महंगाई इतनी ऊपर चले गई है कि उसको सरकार नीचे लाने की कोशिश ही नहीं कर रही, क्योंकि उनको फिक्र नहीं है। वो हमेशा बड़े लोगों के साथ रहते हैं और उनको इस जो कीमतें इतने ऊपर चले गए, जो हमारे आवश्यक वस्तु के कीमतें इतने ऊपर, गरीब आदमी कोई उसको छू नहीं लेता या उनके सारी चीजों को अपनी पूर्ति नहीं करता। ऐसे एक वक्त इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट 45 यानी 45 इयर्स में
इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ। आज उसके लिए वो रास्ते पे आकर लड़ रहे हैं। आज देखिए हर जगह युवा डिग्रियां लेकर बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीए, एमए, बीएड होकर रास्ते पे गिरे हुए हैं। उनकी चिंता बीजेपी सरकार नहीं कर रही, उनकी चिंता मोदी जी नहीं कर रहे हैं, शाह जी नहीं कर रहे, और उनका एक ही काम बना है, जब से वो प्रधानमंत्री बने, जब से वो होम मिनिस्टर शाह बने, तब से उनका एक ही काम है कि देश में चुनाव 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 का भाषण ही करते। देश के बारे में उनका सोच कुछ नहीं है, युवकों के बारे में उनका सोच नहीं है, इन्फ्लेशन के बारे में उनका सोच नहीं, देश के आर्थिक परिस्थिति के बारे में उनका सोच नहीं है। जहां जहां इलेक्शन करवाना, जिन लोगों को तोड़ना, ईडी के मदद से, इनकम टैक्स के मदद से, हर चीज से वो इस्तेमाल करके कांग्रेस को तोड़ने का देखते हैं। राहुल जी के नेतृत्व में हम 6-7 स्टेट में हमारी सरकार आई थी, वहां के लोगों को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? बीजेपी के लोगों ने तोड़ा। किसी को पैसे देकर, किसी को लालच देकर, किसी को बहका के, किसी को मिनिस्ट्री देकर, ऐसे चीज करके, और किसी को ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के उन्होंने सारे सरकारें तोड़ दी। बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन करते क्या है? डेमोक्रेटिकली जो चुने हुए सरकार है उनको एक एक करके गिराते जाते हैं, और ऊपर से बोलते हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। कहां है भैया आपका लोकतंत्र? हर जगह आप लोगों के वजह से, लोगों ने मदद करके जो सरकारें कांग्रेस सरकार बनाई, उसको आप तोड़ते फिरते हो, और भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं। शायद ही कोई पॉलिटिशियन या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर आज तक इतना झूठ नहीं बोले। ये झूठों के सरदार है। हर 2 करोड़ नौकरियां देने का ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा, हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी? नहीं, आपको मिला होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़ आपको। नहीं मिला। 15 लाख देने का वायदा मिला, 15 लाख नहीं मिला। अब क्या कर रहे हैं? त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी? वो भी चुनाव में, और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है, तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का दाम देना आपका काम है। किसानों को भी बोले कि आपका दाम दुप्पट होगा दुप्पट। एमएसपी बढ़ाएंगे, बढ़ाए
नहीं। तो ये सारी चीजें वो बोलते जाते हैं और ये सब, और बाद में ये कहते हैं अरे भाई ये तो इलेक्शन के जुमले हैं। अगर इलेक्शन के जुमले हैं तो ये बोलना था पहले ही, वोट लेने से पहले। वोट लेने के बाद ये जुमले बन गए 15 लाख, 2 करोड़, सारी चीजें जुमले बन गए। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, और एक खाई बढ़ा रहे हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं, इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पाद यात्रा कर रहे हैं। ये है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये देश के हित के लिए है, आपके हित के लिए है, किसानों के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए है, महिलाओं के हित के लिए है, दलितों के हित के लिए है। ये जो कर रहे हैं वो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वोटों के लिए कुछ भी बोलो, क्योंकि लोग सुनते हैं और वो ये चाहते हैं कि जब तक लोग सुनते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, ऐसे ही जुमले बोलते रहेंगे। ये उनका एक वादा है और उसी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि भाई ये कभी भी, एक कवि ने कहा है, क्या कहा है, मैं उस लेखक का एक सेंटेंस यहां पर उच्चारण करूंगा। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, राहुल के हौसले ने तुझे पैदल की नहीं नाप दिया। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, सड़क बोल रही थी मैं इतना लंबा हूं, और वो उस पे गुरूर था उसको, लेकिन राहुल के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया, चल के ही नाप दिया। तुम कितने लंबे हो मैं देखता हूं। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चलते जा रहे हैं, और हम सबको उनके मदद में, उनके सपोर्ट में आना चाहिए। और युवकों को मैं खास करके विनती करता हूं कि अभी बहुत से चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन वक्त हुआ है, हमको पहुंचना भी है, राहुल जी भी आने वाले हैं, इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ के युवकों को फंसाने की कोशिश चली। अग्निपथ का उन्होंने एक विचार लाकर अब सबको स्टाइपेंडरी ग्रेजुएट, किसी को मिलिट्री नहीं, फौजी नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट लेके ही वो फिरते रहेंगे, नौकरी नहीं। 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली है, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे सिविल सर्विस में हो, 30 लाख। लेकिन मोदी जी नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे, 30 लाख में से 15 लाख नौकरियां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लिए जाएंगे। तो इसीलिए वो चाहते हैं अगर 15 लाख लोग गरीब अगर घर बसाएंगे, मजबूत होंगे, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए वो 30 लाख नौकरियां नहीं भर रहे, ऐसे छोटी मोटी स्टाइपेंड देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे सरकार को भी सबक सिखाना है और हमारा काम है, और मजबूती के साथ रहना है। देश को बचाने वाले हम लोग हैं, और देश के लिए कभी वो लोग नहीं लड़े, आजादी के लिए नहीं लड़े, अपनी कुर्बानी नहीं दिए,
लेकिन सब कुछ किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस जो की है उसका फायदा उठाकर आज हर जगह घूम रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर निकलता है तो 100 गाड़ियां उसके पीछे। अरे क्यों भाई, पहले के प्राइम मिनिस्टर भी जाते थे, कितने गाड़ियां, 8, 10, 15 कुछ रहते थे। आज होम मिनिस्टर भी निकलता है, उसके पीछे भी 50 गाड़ियां। और हम यहां पर पानीपत पहुंचना चाहते थे हेलीकॉप्टर में, तो हमको क्लियरेंस भी जल्दी नहीं मिलता। ये बात चल रही है। इसलिए दोस्तों, और ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूंगा, हम सब मिलकर रहेंगे, एकजुट रहेंगे, फिर कांग्रेस को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद आदरणीय खड़गे सर। और अब आपके चिर परिचित और प्रतीक्षित जिस नेता के लिए आप इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, देश के महान नेता, महान योद्धा, संविधान के रक्षक व प्रजातंत्र के रक्षक आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें। वो बोले उससे पहले एक लाइन में कहना चाहता हूं, हमने सीखा है ये रसूलों से जंग लड़ना है, सदा वसूलों से नफरत वाली गालियां तुम दो, हम देंगे जवाब फूलों से। आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह जी, उदयबान जी, भूपिंदर हुड्डा जी, कुमारी सैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, दिग्विजय सिंह जी, डीके शिव कुमार जी, नारायण स्वामी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, मतलब दूसरा नाम आपका, प्यारे कार्यकर्ता का दूसरा नाम बब्बर शेर और शेरनिया, प्रेस के हमारे मित्रों, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब 112 दिन हो गए कि यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और आज यहां पानीपत में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जगह में आज हम यहां सुबह चले हैं। आपने इतना प्यार दिया, बहुत जबरदस्त स्वागत किया आपने, और आप हजारों लोग हमारे साथ चले, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, एक सवाल शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरा, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? सुनाई नहीं दे रहा। कितने लोग रहते हैं देश में? कितने? 140 क्या? 140 करोड़। अच्छा एक बात बताइए, ये स्टेज पे कितने लोग बैठे हैं?
तकरीबन 100 लोग हैं ना। अब मैं आपको थोड़ा सा देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ लोग, ठीक है। पहला नंबर याद रखिए, 140 करोड़। अच्छी तरह सुनो। अब दूसरा नंबर याद रखिए, 100। अब मजे की बात सुनिए, हिंदुस्तान में, नहीं शांत हो जाइए क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं। देखिए स्टेज पे 100 लोग, देश में 140 करोड़ लोग। आज के हिंदुस्तान में जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है, उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के हाथ में है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के पास है, उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के हाथ में है। क्या यह आपको सही लगता है? क्या आपको इसमें न्याय दिखाई देता है? दूसरा आंकड़ा देता हूं। हिंदुस्तान की अगर आप सारी की सारी कंपनियों का मुनाफा देखें, सारी की सारी कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा देखें, तो 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है। मतलब 90% मुनाफा 20 कंपनियों के हाथ में, और इस देश का आधा धन 100 लोगों के हाथ में। यह है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की सच्चाई। दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, इनका, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का हिंदुस्तान, 200-300 लोगों के हिंदुस्तान के पास पूरा का पूरा धन, आपके पास कुछ नहीं। आपके पास ये पानीपत में जो हवा है, जिसमें आप सांस नहीं ले सकते, वो है आपके पास। ताली बजा रहे हो भैया? कैंसर है ये। आपको भी हो रहा है, सबको हो रहा है। अच्छा, पहले क्या था? पहले ये जो आपका शहर है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का सेंटर था। यहां पे हजारों छोटे बिजनेस चलते थे।
लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, मुझसे बेहतर। ये दो पॉलिसियां नहीं थी, नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसियां नहीं, छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के हथियार। और ये सिर्फ पानीपत में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, ये पूरे देश में इन दो हथियारों ने, जो देश को रोजगार देते थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते थे, इन दो हथियारों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनको खत्म कर दिया। और आज 21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया बेरोजगारी में। कितना भैया? 38%। खुशी की बात नहीं, हरियाणा का जो युवा है, युवा शक्ति है, सारी की सारी जाया हो रही है। अच्छा भैया, 3.5 साल हो गई, एक भर्ती नहीं हुई। मुझे पहले अग्निवीर के बारे में बताओ। ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? भर्ती की बात करनी है तो अग्निवीर की बात करो। ये कहते हैं, पहले कहते हैं हम देशभक्त हैं, कहते हैं बीजेपी वाले लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं। मुझे इनकी देशभक्ति समझाओ। हिंदुस्तान में लाखों युवा सुबह उठ के 4 बजे, ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है, ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है। इसके बारे में कंप्लेंट आ रही है कि भैया इसको 6 बजे नहीं, इसको 7 बजे शुरू करो। मैं कहता हूं नहीं, मैं नहीं करता, मैं 6 बजे करूंगा। 8 बजे कह रहे हैं, देखो ये 6 बजे चालू होती है। किसान कितने बजे उठता है? 4 बजे। जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है, वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं, लाखों युवा सपना देखते हैं। किस चीज का सपना? तिरंगे की रक्षा करने का सपना। और लाखों में से वो 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। हर स्टेट में सुबह सुबह अगर आप जगो, आप इनको देख सकते हो। कभी उनको रोको, उनसे पूछो भाई क्या कर रहे हो? वो ये नहीं कहेंगे कि हम सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं, वो कहते हैं। अब लाखों युवा दौड़ते हैं हर स्टेट में 4 बजे सुबह। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था,
कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बच्चे, परिवार, माता पिता, सब कुछ परे करके, छोड़ के बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। नहीं नहीं, सुनो सुनो, बात सुनो। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं। देश के लिए, अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। यह पहला वायदा हुआ करता था। यह पहला वायदा हुआ करता था उन 70,000 युवाओं। आर्मी कहती थी, हिंदुस्तान की सरकार कहती थी, तुम्हें हम बिना ट्रेनिंग दुश्मन के सामने कभी नहीं खड़ा होने देंगे, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारा आदर करते हैं, हम तुम्हारे खून की रक्षा करना चाहते हैं। बिना ट्रेनिंग हम आपको कभी नहीं भेजेंगे, मर जाएंगे मगर नहीं भेजेंगे। पहला वायदा। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी, इतनी सी चोट लगी उंगली पे, हम आपकी रक्षा करेंगे। जो भी आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। यह था दूसरा वायदा। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी जिंदगी दे दी, पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी। आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए। ठीक है, हम आपको पेंशन देंगे। और जब आप गांव में वापस जाओगे, जब आप गांव में वापस जाओगे, तो हम आपको एक्स सर्विसमैन का एक्स सर्विसमैन कह के हम आपको गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो, चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे, वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। ये 3 वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायुसेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती थी। अब अग्निवीर योजना ने, नहीं सुनिए, अग्निवीर योजना ने
ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए हैं। अग्निवीर योजना क्या कहती है? उन्हीं 70,000 उन्हीं लाखों युवाओं से कहती भैया 80,000 तो नहीं लेंगे, 40,000 लेंगे। और वो जो 15 साल की बात थी, वो जो सर्विस की बात थी, उसे भूल जाओ। 4 साल बाद पहले 80,000 लिए जाते थे, 4 साल बाद 4 साल बाद हम 75% को वापस भेज देंगे, निकाल देंगे, बस 25% हम रखेंगे। %25 को हम रखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। आप लोग जाइए, बेरोजगार हो जाइए। अच्छा, जो पहले हम ट्रेनिंग देते थे, जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था, प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गए आप, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना वो लाए और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। और भाइयों और बहनों, एक और बात, जब वो युवा सड़क पे दौड़ते हैं, लाखों दौड़े, जब उन्होंने सरकार से कहा, जब उन्होंने कहा सरकार से कि भैया ये अग्निवीर योजना हमें अच्छी नहीं लगी, हम आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर सरकार ने क्या किया आप जानते हो? सरकार ने कहा कि इनके अगर चेहरे कैमरा पे आ गए, जो धरना दे रहे थे, अगर इनके चेहरे कैमरा पे आ गए तो इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और धमकाया उनको कि बाहर मत आओ, अग्निवीर के बारे में सच्चाई मत बोलो, नहीं तो तुम्हें सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा। मैं चला हूं, 3000 किलोमीटर चला हूं,
वो सारे के सारे युवा मुझसे मिल रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं कि हमारा सपना तोड़ दिया, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। छुपाई नहीं जा सकती बात। हरियाणा 10%, सेना को 10% हरियाणा लोग देते हैं, आप देते हो। हरियाणा का हर युवा जानता है, अग्निवीर का मतलब हर युवा जानता है, हर सैनिक जानता है। यह सच्चाई है। अच्छा, अग्निवीर को छोड़िए, रोजगार के 2-3 और रास्ते हैं। किसान के लिए अग्निवीर योजना, वो 3 काले कानून थे। जो सेना के लिए अग्निवीर है, वो किसानों के 3 कानून थे। सारे के सारे किसान खड़े हो गए, काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए। आप सब खड़े हुए, हम खड़े हुए, याद है आपको? और जब किसान खड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। गलती हो गई। किसान सर्दी में, ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी। 1 साल लग गया आपको गलती पहचानने में। 700 शहीद हो गए। किसानों को उग्रवादी बताया था, यह सच्चाई है। नहीं भैया, देखिए, चाय बेचने वाले बहुत जानते हैं, चाय बेचने वाले बहुत कुछ जानते हैं। तो देखिए, फिर कहते हैं, बीजेपी वाले लोग कहते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए, बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि देखिए, ये जो यात्रा है, इसका क्या फायदा है? ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों चला जा रहा है? भारत जोड़ो यात्रा क्यों की जा रही है? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन्होंने पूरे देश में डर और नफरत फैलाने का काम किया है। जहां भी ये जाते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, इनकी सब योजनाएं डर फैलाती हैं। डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदल देते हैं। तो सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा ने इस नफरत के खिलाफ, डर के खिलाफ एक दूसरा रास्ता दिखाया है। इस यात्रा में कोई नफरत नहीं है, आपको नहीं दिखेगी, ढूंढ लो। यहां पे सब हिंदुस्तानी चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ चल रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं। कोई गलत बात नहीं बोल रहा है। कोई गिरता है तो कोई सवाल नहीं पूछता, भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, ना, एकदम उठा देते हैं, मदद करते हैं। सारे रास्ते में, हर स्टेट में जब हमारे लोगों को चोट लगती है, कोई ना कोई उनकी मदद करता है। आम जनता खाना देती है, पानी देती है, मदद करती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। मैंने बोला, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूं, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं, आप लोग खोल रहे हो। ये देखो, मैं टी शर्ट पहना हूं, ये तो शर्ट भी नहीं पहने।
इस यात्रा ने नफरत को मिटाने का काम किया है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक आदमी आए मेरे साथ, चले, कहते हैं राहुल जी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहता है मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई थी, सालों उससे मैंने बात नहीं की, आपकी यात्रा आई, मैंने कहा क्यों ना मैं अपने भाई से बात करूं। और मैंने अपने भाई को फोन लगाया और मैंने कहा भाई अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। और उसके भाई ने उसे कहा मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूं, जाके वो गले मिल गए। और ये पूरी यात्रा में हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मेरा पुराना मित्र था उससे मैं लड़ गया, मैंने उससे दोस्ती कर ली, मेरा भाई था मैंने उससे दोस्ती कर ली। तो सचमुच में ये यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है। वो मीडिया नहीं दिखाती भैया, भैया कैसे दिखाएंगे बेचारे? भैया एक बात बताओ, भैया एक बात बताओ, आप देखो, आप समझो बात, आप कभी घोड़े पे बैठे हो ना? घोड़े पे लगाम होती है ना, अगर आप लगाम को इधर करोगे तो उधर जाएगा ना वो, अगर उधर करोगे उधर जाएगा ना वो। लगाम लगी हुई है भाई, वो कभी इधर खींचे वो उधर भाग जाते हैं, कभी उधर खींचे उधर भाग जाते हैं। मगर एक बात है, घोड़े के ऊपर मोदी जी की फोटो जरूर दिखेगी, वो तो दिखेगी। तो भैया अब बेचारे के ऊपर लगाम लगा हुआ है, वो क्या करें? उनकी गलती नहीं है, इनको भी जीना है, खाना खाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, करनी तो है ना, सही बात है। तो ये देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भैया बात सही, भैया को कह रहे हैं, देखो बोल रहे हैं हाँ बात तो सही की। तो हम समझते हैं कि आपके ऊपर आपके लगाम लगा रखी है, और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आप सच्चाई को पहचानते हो, सच्चाई बोलना चाहते हो, मगर मुश्किल है, चलता है, हो जाएगा काम। तो दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा का दो और लक्ष्य हैं। एक, नफरत के खिलाफ खड़ा होना, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से जोड़ने का काम, मोहब्बत फैलाने का काम, यह यात्रा का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य, जो देश में बेरोजगारी फैल रही है उसके खिलाफ खड़ा होने का है। और आखिरी बात, जो महंगाई है, जो आप सबको लगती है, चुभती है। पहले 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज 1100, पहले 60 रुपए का पेट्रोल, आज 100 रुपए का पेट्रोल। तो उसके खिलाफ खड़े होने की यात्रा है। और अंत में जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, जो मैंने पहले बात बोली, 100-200 लोगों के पास हिंदुस्तान का 50-60% धन, और किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों के पास कुछ नहीं। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इसमें सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मिलकर यह देश आगे जा सकता है, किसी का भी मुकाबला कर सकता है, किसी भी देश का मुकाबला कर सकता है। तो यह हमारा लक्ष्य था, और आपने इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आखिरी बात,
मैंने सोचा, अभी बोल रहा था तो मैंने सोचा, देखिए आप सबके पास भाई बहन रिश्तेदार हैंगे ना, मजदूर गरीब आदमी, बिल्कुल उस गरीब मजदूर आदमी के बारे में, उसके बारे में बोलूं, न्याय योजना का नाम सुना आपने? 2019 में हम एक योजना लाना चाहते थे, न्याय योजना। हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के सीधा बैंक अकाउंट में, गरीब मजदूरों के बैंक अकाउंट में, गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में, सबके बैंक अकाउंट में। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे। हां, तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और देखिए, जैसे वो व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने कहा था मुझे कि मैंने अपने भाई से फिर से रिश्ता बना दिया। आपके भाई हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाती है, दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। आप जाके उनको फोन कीजिए, उनसे कहिए आप भी हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, आप मेरे भाई हो, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं, लड़ाई बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी आपके शानदार अभिवादन के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा बुल्ले शाह जी से और भाई छोकर जी से कि वो एक मूर्ति जो स्वर्गीय इंदिरा जी की है, जो 1978 में यहाँ पधारी थी, वो आपको समर्पित करना चाहते हैं। बुल्ले शाह साहब और छोकर साहब, विपुल उनके साथ रहेंगे। विपुल साहब। मैं सभी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इतनी भारी संख्या में आए। और यहाँ पानीपत में धर्म सिंह छोकर जी, बलबीर विधायक जी और वीरेंद्र पाल शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने यहाँ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।